आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे उस्ताद की तरह हैं। मेरी फील्ड में हमेशा मैं इनसे कुछ ना कुछ सीखता रहा और मैं खुद ही बार बार इनको फ़ोन करके इनसे सीखता रहा। आज ये मेरी रिक्वेस्ट पे ये मेरे पास आए हैं। बहुत अहम शख्सियत हैं, लेकिन ये है कि शायद हमारे मुल्की मीडिया में इनको उस तरीके से नहीं जाना जाता, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर किसी के पास अफ़गानिस्तान पे, अगर किसी के पास तालिबान के हवाले से, अगर किसी के पास दाइश के हवाले से, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो सकती। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद राशिद साहब की, जो कि साल साल से इंटरनेशनल बड़े मीडिया ग्रुप्स के साथ काम करते आ रहे हैं और एक ही चीज़ पे हमेशा काम किया, वो था सिक्योरिटी इश्यूज़, रीजनल पीस और द वर्ल्ड्स पीस। अमेरिका से लेके फ्रांस, फ्रांस से लेके थ्रू आउट यूरोप जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके साथ गाए बगाहे काम करते रहे। और इसी काम के सिलसिले में ही जब ये कई बार अफ़गानिस्तान में अपने काम के सिलसिले में ही थे तो 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको वहाँ पे कैप्चर किया गया तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से भी, और ये वहाँ पे इम्प्रिजन्ड रहे। और एक बार तो गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद आपके कोई हेड मनी भी लगी थी और पैसे भी आपसे, आपके इदारे से मांगे गए थे आपके। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आजकल अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, खुसूसन ये दाइश खुरासान का क्या चक्कर है। तो आपके बिल्कुल साथ मोहम्मद राशिद, और इनसे अब इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे पास आ गए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। असल में बहुत से कम लोग जानते हैं कि मैं आपकी एक चीज़ में करेक्ट कर दूं, मैं अफ़गानिस्तान में कभी अगवा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया वज़ीरिस्तान में और स्वात में, लेकिन शायद आपको रखा उधर गया। हाँ, रखा मुझे गया था। और एक बार मैं मीरन शाह में भी रहा, मीर अली से पकड़ा गया था। और तालिबान के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर एक्टिव थे। अब आ जाएं आप खुरासान पर। सबसे पहले खुरासान का ग्रुप 2010 में इस्टेब्लिश हुआ मीर अली और मीरन शाह में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गुल बहादुर ग्रुप। और इसका सबसे पहला कमांडर जो बना उसका नाम था सादिक नूर। वो भी गुल बहादुर के ग्रुप से ही अलहदा होकर खुरासान का हेड बना। उस वक्त खुरासान की जो निशानी होती थी वो ब्लैक कपड़े, काले नकाब, काली गाड़ियाँ। उनको आप कह सकते हैं कि विद इन द तालिबान काउंटर इंटेलिजेंस टीम। अच्छा, वो ये होता था उन दिनों ड्रोन्स बहुत हो रहे थे। 2007 से लेकर आप 2013-14 तक देखें ड्रोन्स की भरमार है, बिल्कुल, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान में हो या नॉर्थ वजीरिस्तान में। और अमेरिकन ने जो बहुत खूबसूरत ड्रोन का इस्तेमाल किया और काबू पाया, उसमें अरब्स भी थे, पंजाबी तालिबान भी थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इलियास कश्मीरी साहब का आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लफ्ज़ खुरासान तालिबान क्यों रखते हैं? एक हदीस से इनकी रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो कल मैं लेक्चर सुन रहा था, उसको ज़्यादा प्रमोट किया है डॉक्टर सार साहब के लेक्चर्स ने। बिल्कुल। उससे पहले तो हम जैसे जाहिल नालायक ये जानते भी नहीं थे, क्योंकि हम अपने दीन से भी दूर हैं, इतने करीब नहीं कि हम हर हदीस के बारे में जानते हों। तो कल मैं लेक्चर सुन रहा था डॉक्टर सार साहब का, तो उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया और फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में एक सूबा भी है खुरासान। फिर उन्होंने ये भी निशानदेही की कि खुरासान का जो एरिया है वो ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे मुश्तमिल है। खुरासान का लफ्ज़ उस ग्रुप ने इस्तेमाल किया 2010 में। और होता यह है कि तालिबान के बहुत से ग्रुप इस्लामिक नाम रखते हैं। मसलन इलियास कश्मीरी साहब की जो ब्रिगेड थी उसका नाम था 313, 313 ब्रिगेड, बदर के 313 ब्रिगेड, वो गज़वा बदर के 313 के नाम पर। इसी तरह खुरासान फिर यूज़ हुआ, एक शख्स था कारी शकील ग्रुप मोहम्मद एजेंसी से, बिल्कुल, उनका नाम था अब्दुल वली एक्चुअल। उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करना शुरू किया मीडिया में, खालिद उमर खुरासानी।
बिल्कुल, और ये एकदम से मीडिया पे आना Yes. शुरू हो गए। तो फिर मीडिया को पता चला खुरासान भी कुछ है। हाँ। अब आया जो बात आईएसएस की। हम्म। आईएसएस का वजूद जो बना वो उसामा बिन लादेन का जब ये वाक़या हुआ 2011 मई में, तो अमेरिकन नेटो और अफगान फोर्सेस को जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करते थे वो दो एलिमेंट थे तालिबान के अलावा। पंजाबी तालिबान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिनको अक्सर अमेरिकन कहते थे दे आर गुड तालिबान, क्योंकि उस वक्त एक नई चीज़ भी मीडिया में आई, गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। अब गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट आया तो बैड तो वो हो गए जो पाकिस्तान पे अटैक करते थे, बिल्कुल, टीटीपीज और टीटीपी की भी इस्टेब्लिशमेंट जो वो अब्दुल्ला मसूद से शुरू होती है। हाँ। उसके बाद बैतुल्ला साहब आते हैं और फिर वो तो एक लंबी कहानी है। अच्छा, गुड और बैड तालिबान के बारे में तो ये भी एक चीज़ थी ना कि अमेरिकन का ये इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में उनके सेफ हेवन्स है। हाँ। एंड दे आर सिटिंग हेयर एंड दे आर ट्राइंग टू अटैक ऑन नेटो फोर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान। एग्जैक्टली। जबकि ऐसा नहीं था, हम तो खुद हालत जंग में थे और दुनिया को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी दो जंगें हुई 65 की और 71 की, उसमें हमारा इतना जानी नुकसान नहीं हुआ जितना हमें 70,000 लोगों की जान वॉर अगेंस्ट टेरर में नुकसान हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जब गुड तालिबान वहाँ जाने लगे, उनके अटैक्स हुए, तो ये खुरासान भी वहीं इस्टेब्लिश हो गई। इसने फिर क्या किया, ड्रोन के जासूसों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। देखिए, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए, मेरा पंजाब से ताल्लुक है, मैं इधर कहीं हूँ। अगर आप वजीरिस्तान का एक बंदा इधर लें, उसको रास्ते नहीं पता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह हम जब वहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। मुझे जब लास्ट टाइम अगवा किया गया 2010 में गुल बहादुर के ग्रुप ने, तो उन्होंने जब मुझे इंटरोगेट किया तो उन्होंने पूछा जी तुम तो CIA के एजेंट हो। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो कैमरा था वो AP का था। हाँ। उस पर स्टिकर AP का था। मैं कहा जी मेरा ताल्लुक मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी से है, मैं मानता हूँ मैं कैमरा उनसे लाया हूँ, लेकिन जासूस तुम लोग हो। जब मैंने इस तरह कहा तो वो लोग मुझे देखने लगे, ये क्या बात की इसने। मैं कहा देखें, मुझे आपने जहाँ रखा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, अगला घर किसका है, बाहर गाड़ियाँ किसकी हैं, किसकी मूवमेंट कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने फिर अमीर साहब को कहा, उनका नाम था अहमदुल्ला अहमदी, वो मीडिया पे अहमदुल्ला अहमदी के नाम से गुल बहादुर के तर्जुमान थे। तो गुड अब्दुर्रहमान बाद में मुझे उनका नाम पता चला। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको इस्लामाबाद ले जाऊँ ना तो दूसरी गली से अगली गली आपको नहीं पता होगी। हाँ, नहीं पता होगी, बिल्कुल। तो जासूस आप लोगों के बीच में। ये बात वो उनकी शुरा भी समझ गई। फिर मैं उनके घर पे मेहमान रहा तकरीबन 15 दिन। उसके बाद उन्होंने मुझे तोहफे तहार दे के छोड़ दिया। मेरी बदकिस्मती थी कि जब मैं वहाँ से निकला तो शाम हो गई, तो मुझे रुकना पड़ा। तो वहाँ पे खजूरी पोस्ट आती है एक आर्मी की, मीर अली के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। मीर अली तक तो खैर तालिबान और अलकायदा का होल्ड था, हमारी फौज का तो वहाँ कोई होल्ड नहीं था, क्योंकि वो ऊपर किले थे, वहाँ तक थे, उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए थे कि वो नीचे फायर नहीं करेंगे TTP पर। तो खजूरी पोस्ट पे मैं अरेस्ट हो गया आर्मी के हाथों। आर्मी को समझ नहीं आया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या क्या हूँ। वो बड़े हैरान थे कि ये अपनी गाड़ी कैमरा के साथ किस तरह इधर घूम रहा है। 2009 में या 10 में घूमना नामुमकिन था किसी का, इवन पश्तून्स का भी। वहाँ पे तो गर्दनें Until unless you have a setup there. Yes. हाँ, अपना सेटअप हो तो। मेरा अभी भी है और मैं आजकल भी फ्रिक्वेंटली जा रहा हूँ। हाँ। अभी भी जाता हूँ, ताल्लुक भी है और लोग मुझसे ताल्लुक रखते भी हैं, टेलीफोन भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी लेता हूँ। जैसे But it doesn't mean that you are spying for somebody or something like yes. मैंने आर्मी ने जब मुझे पकड़ा तो उन्होंने समझा कि शायद मैं तालिबान का जासूस हूँ। फिर मैंने 72 दिन उधर काटे मिरन शाह किले में अंडर द अरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और मुझे इंटरोगेट आर्मी की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज करती रही। खैर ये अखबारों में भी आया और बहुत कुछ हुआ। फिर मुझे 2010 में छोड़ दिया गया। तो इस तरह खुरासान का लफ्ज़ सबसे पहले खालिद उमर खुरासानी ने बनाया। जबकि अगर हम आज ISS का नाम पाकिस्तान में ले रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि ISS का तो मतलब है इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। बिल्कुल। दाइश भी दौलत इस्लामिया इराक व शाम। यस, ये अरबी में। हाँ, वो अरबी और
2011 में जब इनकी मूवमेंट शुरू हुई हाँ टुवर्ड्स सीरिया, हम्म इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिकन को हुआ। हम्म पंजाबी, अरब्स, ये तकरीबन सीरिया मूव कर गए, हाँ और की रोल जो प्ले किया वो किया था ह्यूमन स्मगलर्स ने। एग्जैक्टली उन्होंने इनको वहाँ लेकर भी गए, और अब जो डाउनफॉल और सब चीज़ें ख़त्म हुई सीरिया में, फिर वापस इनको लेकर भी आए। और ईरान ने जो डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटजिकली रोल प्ले किया, इट्स अमेजिंग। ईरान ने न जाते हुए उनको छेड़ा, न आते हुए छेड़ा, क्योंकि आईएसएस का आज तक एक अटैक ईरान पे नहीं है। अगर उन्होंने आईएसएस ने इराक में भी अटैक्स किए तो सुन्नीस पे किए, जबकि आईएसएस का मेन टारगेट कहते थे कि वी आर एंटी शिया। तो पोर्ट्रेड एज एंटी शिया, Yes. लेकिन दे वर नॉट। दे फाइट अगेंस्ट वो क्या था उसका, बशारुल असद अगेंस्ट इन सीरिया, दे फाइट इन यमन, एंड दे फाइट इन इराक। हाँ इराक में भी उन्होंने किया, लेकिन ईरान ने बहुत खूबसूरती से अपने इलाके को यूज़ किया। हाँ, क्योंकि अवॉइड करते रहे। देखिए, दाइश जब स्टैब्लिश हुई, हिलरी क्लिंटन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कह चुकी कि हमने बनाई, राइट, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ इसको बनाने में जॉन मकेन, आपको Yes. याद होगा, जॉन मकेन नहीं, इसको बनाने में विजिट भी किया था। जो सबसे ज्यादा हाथ है अमेरिकन के बाद वो टर्की और सऊदीया का है। बिल्कुल, सऊदीया की बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। यस, टर्की ने उनको प्लेस दी, क्योंकि मुझे 2011 के एंड में या 12 के शुरू में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ अरब तालिबान और पंजाबी तालिबान ने हिलमन से कांटेक्ट किया कि हमें सीरिया पहुंचाओ। मैं कहा जी मेरा तो सीरिया में कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ। मैं कैसे पहुंचाऊं? तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम हमें कहाँ तक पहुंचा सकते हो? मैं कहा कुछ ह्यूमन स्मगलर्स को मैं जानता हूँ, शायद मैं आपको तुर्की तक पहुंचा दूं। वाह। तो उसमें से एक पंजाबी था, वो बोला हाँ हाँ राशिद भाई ठीक है, तुर्की में हमारा अच्छा सेटअप है। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की ने इनको स्पेस प्रोवाइड किया टू स्टैब्लिश अगेंस्ट सीरियंस। तो फिर तो एक बात तो बड़ी क्लियरली हो गई कि सऊदीज, टर्क एंड सीआईए, एग्जैक्टली, दे वर ऑन द सेम पेज। यस, और दाइश बनी। फिर जो हुआ सीरिया में वो दुनिया को पता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो देखने में आ रहा है कि आईसिस के खुरासान को, ऑब्वियसली यू वेरी वेल नो कि इनको इन्वेस्टर्स तो चाहिए होते हैं, फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, अदरवाइज इनकी तो ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं इनको मिल सकती। इंडिया इनको फंड कर रहा है उधर, वो आप मुझे ये समझाइए कि ये कैसे वर्कआउट होगा। मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की जो तंजीमें हैं, उनको एक कंट्री अपनी स्पाई एजेंसीज के जरिए, ऑब्वियसली वो बिल्कुल फ्रंट पे आके तो नहीं करता होगा, लेकिन वो कैसे करता होगा, ये मुझे ज़रा समझाइए। तो इससे कनेक्टिंग क्वेश्चन मैं आपको ये इस जवाब के बाद पूछता हूँ। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इंडिया की, पाकिस्तान और इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो आप स्टार्ट लें 9/11 से। ट्रू। 9/11 के बाद पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अपने 2 बॉर्डर से इनसिक्योर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ। यस, बिफोर वी वर वर्किंग ऑन ईस्टर्न बॉर्डर, एग्जैक्टली। हम कश्मीर खेल रहे होते थे। कश्मीर से हम इतना डैमेज नहीं हुए जितना हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर से हुए। एग्जैक्टली, हियर कम्स अनदर थिंग एंड दैट्स अफगानिस्तान। यस, दैट वाज अफगानिस्तान। उसमें हमें सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ, जब तालिबान की गवर्नमेंट थी तो हमारा एक सिपाही भी उस बॉर्डर पे नहीं था। ट्रू, राइट, बिल्कुल। इसीलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े जो गैरिजन्स हैं वो हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे मिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न पे नहीं आप मिलते। एक चीज मिस कर रहे हैं, अफगानिस्तान को क्रश करने का या तालिबान को क्रश करने का प्लान मसूद अजहर के जहाज के उतरने के बाद बनाया गया। एग्जैक्टली, दैट वाज द मेन पॉइंट टू क्रश तालिबान। एंड अजीत डोवल वाज देयर, यस, बाय द वे। यस। देखें, हुआ ये, जिस टाइम कोई जहाज अगवा होता है, नामली रैंसम मनी या उनके टारगेट्स जो हाई जैकर्स होते हैं वो अचीव नहीं होते। ट्रू। और अक्सर हम लोग पैसेंजर्स को निकाल लेते हैं। दुनिया में बहुत जहाज अगवा हुए। 1985 में एक अमेरिकन तैयार था पैन एम, लाहौर में आया था। वो थे इराकी और लिबियंस।
छुड़ा लिए गए, उनकी कंडीशंस पूरी नहीं हुई। इंडिया इज क्लेमिंग दैट वी आर द सुपर पावर ऑफ एशिया, राइट? लेकिन उसकी नाक ऐसे नहीं कटी, ऐसे कटी थी। क्यों? कि उसको वो तमाम शराइत माननी पड़ी थी जो कि उस वक्त के हाईजैकर्स ने डिमांड की। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन के बाद इंडिया ने नेपाल पे फोकस किया। उससे पहले नहीं किया था। यस। उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि नेपाल इज अनदर इंडियन स्टेट। एग्जैक्टली। उसके दो रीजन है। मोस्ट रिसेंटली थिंग्स आर गेटिंग चेंज, लेकिन ये है कि यस वी कैन। अब हम कह सकते हैं अब नेपाल ने आके एक नया काला पानी वाला एंगल चेंज किया। हाँ। और वो भी चाइनीज के रिएक्शन की वजह से। चाइना इज बिहाइंड देम। यस, नॉट बिहाइंड बट दे आर वाचिंग दैट चाइना इज aggressively against इंडिया। बिल्कुल। अदरवाइज कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इंडिया के जो सराउंडिंग्स में मुल्क हैं वो छोटे छोटे से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दैट्स व्हाई ही बिकम्स हेजेमोनिक टुवर्ड्स। यस। देखिए हम लोग रकबे में भी छोटे हैं, हम लोग आबादी में भी छोटे, और हम मईशत में भी छोटे हैं। और उसके कुछ हमारी भी अपनी गलतियां, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट थी उनकी भी गलतियां, हमसे गलतियां हुई। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि 2012-13 का जो इनको रॉ ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि हमने पूरी दुनिया से जो उनके थे बड़े बड़े टेररिस्ट, उनको वो वापस ले गए थे। नहीं, वापस नहीं लेकर गए थे, और वो उन्होंने ये क्लेम किया था ना। नो देखें अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का मैं फर्क आपको बताऊंगा। और लॉजिकली 12 से शुरू हुआ इंडिया, मुख्तलिफ ममालिक से उसने कांटेक्ट किया। देखें अगर आज कोई कहे ना जी कि पाकिस्तान में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो हम एडमिट करते हैं। उसमें आपको बांग्लादेशी भी मिलेंगे, बिल्कुल, बर्मीज भी मिलेंगे, बिल्कुल, इवन नेपाली भी आपको कराची में मिलेंगे। उसके अलावा आपको मोर देन 3 मिलियन अफगानी भी मिलेंगे, जो कि 40 साल से ज़्यादा हो गए इस इलाके में हैं, बिल्कुल, जिसमें से रजिस्टर्ड हार्डली 10 to 20% होंगे। एग्जैक्टली 70-80% वो अफगानी कराची में पश्तून कहलाता है। तो वहाँ पे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, मैं भी खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये जज करना कि ये अफगानी है या पश्तून है, क्योंकि मेरी उर्दू से ज़्यादा अच्छी पश्तो भी है। दरी भी बोलते हैं आप, पश्तो भी बोलते हैं। मैं बताता चलूँ नाजरीन कि ये इंग्लिश, दरी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। पश्तो मेरी अच्छी है तो मैं उस इलाके में सर्वाइव कर रहा हूँ। हाँ। तो अगर कोई ये कहे जी कि वहाँ पे इंडियन फलां रह रहा है, भाई हमारे यहाँ तो बहुत से लोग रह रहे हैं, हम किस किस को कंट्रोल करें। और उन्हीं अफगानी में NDS या रॉ के एजेंट भी होते होंगे, और वही यहाँ पे हमारे खिलाफ भी काम कर रहे हैं। भाई हम तो ऐसी कौम है जिसे सबसे ज़्यादा 9/11 के बाद नुकसान हुआ। अब 9/11 में पाकिस्तान लॉस में है, इंडिया का जो रेशो है वो इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा अप है। देखिए हम मगरिब में भी इनसिक्योर हो गए, और इंडिया को मौका मिला कि वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में सारी कैरी आउट करे। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब आ जाए 2012-13 में। इसमें इंडियन एजेंसीज का कोई कमाल नहीं कि उन्होंने बंदे पकड़े। मैं आपको नाम, अगर कोई चाहेगा तो मैं फ्लाइट नंबर भी दूंगा जिस पे वो गए थे। नाजरीन सुन लें, फ्लाइट नंबर तक मिलेगा, कब, किस वक्त, कौन से एयरपोर्ट से वो गए, ये भी मालूमात हैं। दूसरी बात है किस किस मुल्क ने हैंड ओवर किया। सबसे ज्यादा मुझे शिकायत अपने अरब भाइयों से होती है कि जब कोई उनको ऊपर मसला आए तो अरब्स कहते हैं कि वी नीड पाकिस्तान। लेकिन वो इंडियंस जो कि मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थे, देखिए किसी भी मुल्क का पासपोर्ट लेना कोई मसला नहीं होता, इलीगल ज़राए भी होते हैं, और ह्यूमन स्मगलर्स उन्हीं पासपोर्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। बिल्कुल, राइट। तो एक शख्स था, उसका नाम था अबू जंदल, असल नाम था ज़बियुद्दीन अंसारी, इंडियन था। वो 2012 में दम्माम गया, पाकिस्तान इस्लामाबाद से। वो जाके दम्माम में रहने लगा। इंडियन इंटेलिजेंस को पता था कि ज़बियुद्दीन अंसारी अल मारूफ अबू जंदल
दम्माम में है। उसने सऊदीस को कहा कि इसको इंडियन एयर में बिठा दो। उसको इंडियन एयर में बिठाया गया और वो दिल्ली में उतरा, उसको पकड़ लिया। तो इंडियन रॉ ने कहा वाह हमने कितना बड़ा बंदा पकड़ा, इसके अलावा हम और भी पकड़ेंगे। अच्छा, ये 2012 की बात। यस, 12 या 11 में। हाँ। फिर यासीन भटकल, वो होता था यूएई में, उसको यूएई ने हैंड ओवर कर दिया इंडिया को। अब आ जाए 2013 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। नहीं, इनसे बड़ा एक और भी था। अच्छा। उसका नाम था अब्दुल करीम टुंडा। हाँ, नहीं मैं उन्हीं की बात करने लगा था कि शायद अब आप पाकिस्तान आएंगे। यस, अब्दुल करीम टुंडा पाकिस्तान में मेरे से ताल्लुक रहे, काफी अरसा रहे। 2013 में जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई मई में, अगस्त में, ये सुनते जाइएगा, मई में मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई तो आगे क्या हुआ? 2013 अगस्त में टुंडा साहब को विलिंगली और अनविलिंगली पीआईए की फ्लाइट उन दोनों नेपाल की चलती थी। उसके बाद पीआईए का नेपाल का ऑपरेशन भी नहीं है, चेक कर लीजिएगा फ्लाइट शेड्यूल में। पीआईए की फ्लाइट का नंबर भी मेरे पास है और जिस प्लेन पे वो गए वो सारी डिटेल्स हैं। टुंडा साहब को मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 13 अगस्त आई थिंक, वो होगी डिटेल मेरे पास, 13 अगस्त को फ्लाइट में बिठा दिया जाता है और टुंडा साहब नेपाल उतर जाते हैं और इंडियन रॉ शो करती है मीडिया में कि इनको हमने सोनाली बॉर्डर से पकड़ा। अच्छा, ठीक है। और फिर उनको ले जाते हैं इंडिया में। आज भी अब्दुल करीम टुंडा साहब अरेस्ट हैं इंडिया में, लेकिन फर्क एक बहुत बड़ा है इधर। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को थपकी दी, वाओ यू डन अ गुड जॉब। उसके बाद एक और हादसा होता है, हादसा तो नहीं, हमारे लिए तो खुशखबरी थी, इंडियंस के लिए हादसा था वो। हम पकड़ लेते हैं कुलभूषण यादव को, बिल्कुल, फिर सारा नेटवर्क पकड़ा जाता है। लेकिन आज तक हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कभी ना थपकी दी ना कुलभूषण यादव का नाम लिया। जबकि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि उन्होंने एक वर्दी वाला इंटेलिजेंस ऑपरेटर पकड़ लिया। नाम नहीं तो ये होता है कि मुख्तलिफ मुल्क पकड़ते हैं, बट दे आर द सोर्सेज। वर्दी वाला पकड़ना एक सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो उसके बाद टुंडा साहब वहाँ पकड़े गए और आज तक वो केस चल रहा है। लेकिन हमें शिकायत है अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से कि कभी हमारे मुल्क के जवान, हमारी अफवाज या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई ऐसा काम करें, कम से कम एक थपकी तो बनती है। थपकी तो बनती है, ये थपकी के अलावा जफ्फी भी बनती है। बिल्कुल, अननोटिस चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ ना कि पॉलिटिकल जो सेटअप्स हैं उनके ऊपर भी फिर वो भी उनकी भी कुछ अपनी हरकतें इस तरह की होती हैं कि वो, मेरा ख्याल नवाज शरीफ का जो डाउनफॉल आया उसमें कुलभूषण यादव वाला मसला भी बहुत अहम है। बहुत अहम है, क्योंकि ना उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से हाईलाइट किया, ना इंडिया के खिलाफ उस तरीके से बात की। तो आई थिंक दिस प्लेड। देखें, हम बेसिकली, मेरी रेस तो इंडियन है, मेरे फोर फादर इंडिया से थे। हम जंग के खिलाफ हैं और जंग होनी भी नहीं चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ जंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने जंगों का हाल देखना है तो लिबिया को देखो, शाम को देखो, इराक को देखो, अफगानिस्तान को देखो, यमन को देखो। देखें, लिबिया और इराक और यमन, हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई वहाँ पे रोज़गार की तलाश में जाया करते थे। आज वहाँ पे रोज़गार नहीं है। मैं अक्सर अपने कुछ अरब दोस्त हैं उनसे कहता हूँ कि आपने थोड़ी सी बातों में अपने मुल्क को ही खो दिया। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठी थी तो हमने एक बात की कि हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें हम अपना मुल्क ही खो दें। ट्रू, बिल्कुल। कि आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ ताकतें, मुख्तलिफ मुल्क बरसरे पैकार हैं कि किसी तरह एक गैप क्रिएट की जाए पब्लिक बिटवीन द आर्मी। देखें, जहाँ जहाँ ये हुआ उन्होंने क्या दहशतगर्दी को प्रमोट किया। हाँ। और आर्मी को और आवाम से दूर कर दिया, नफरत फैलाने शुरू कर दी। बिल्कुल, उसमें लीबिया भी है और इराक में तो ये हुआ कि 2 टुकड़ों में इनको बांट दिया गया, शिया आर्मी और सुन्नी आर्मी।
और उसके बाद जो इराक का हाल हुआ आज भी आप देख लें। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान को भी इसी तरह बांट दिया गया। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान दो तरीके से वहाँ पे उसको जज किया जाता है, पश्तून एलिमेंट, नॉन पश्तून एलिमेंट, एग्जैक्टली राइट। पहले जब अफगानिस्तान था तो वहाँ पे इस्लामी जमातें थीं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सोमो सलात के पाबंद लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मुसलमान हैं, बहुत तरीके से वो अपने अरकान की पाबंदी के साथ बजावरी कर रहे हैं। उस वक्त होती थी जमीयत इस्लामी और हिज़्ब इस्लामी, और हिज़्ब इस्लामी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके फिर दो ग्रुप थे, हिज़्ब इस्लामी सयाफ और हिज़्ब इस्लामी हिकमतयार। इससे ज़्यादा जो ताकतवर ग्रुप था दैट वाज द जमीयत इस्लामी, बिल्कुल, जिसमें मुजद्ददी, रब्बानी, अहमद शाह मसूद, ये सारे हिज़्ब इस्लामी के लोग थे। और फिर ये सारे बिखर गए। हाँ। अब हुआ ये कि अफगानिस्तान में इतने सारे ग्रुप हैं कि उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। True. अभी आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा कि एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन अब्दुल्ला एंड अशरफ गनी। बिल्कुल। आप लोग ये भूल गए कि जो तालिबान ने एग्रीमेंट किया अमेरिकन के साथ कतर में, उसका क्या होगा? अभी आप कल की बात करें, कल जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं उन्होंने 2 विजिट किए, एक किया बाजवा साहब को, फिर कल की रात की मैं वो न्यूज़ देख रहा था, कल वो रात को मुल्ला ब्रदर के साथ थे कतर में। बिल्कुल। यहाँ लेकिन से सीधे कतर उनका 1 पॉइंट एजेंडा एक ही है कि आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया था प्रिजनर्स को छोड़ने का, उसका क्या बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रिजनर्स जो हैं वो अमेरिकन की कस्टडी में नहीं है। आई थिंक अब्दुल्ला वांट्स टू रिलीज दम। उसकी वजह ये कि अब्दुल्ला जो है वो ये चाह रहा है कि चीज़ों को बेहतर हो। नहीं, उसकी एक वजह भी है। अब्दुल्ला साहब को अफगानिस्तान में रिकन्सिलिएशन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, लेकिन उस तरीके से एम्पावर नहीं किया गया। देखें, मुझे जो अगला अफगानिस्तान का फ्यूचर बड़ा भयानक लग रहा। जिस टाइम रशियंस वापस गए उसके बाद पावर गेन करने के चक्कर में मुख्तलिफ मुजाहिदीन लड़े और फिर बहुत ज़्यादा अकॉर्ड हुए, पेशावर अकॉर्ड, मक्का अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये होते रहे। कभी हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के बारे में, कभी सयाफ के बारे में, कभी मुजद्ददी, रब्बानी, ये सब। उस टाइम सऊदिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उसकी बात भी चलती थी, लेकिन अभी सऊदिया बिल्कुल अनटच है अफगानिस्तान से, उसका कोई कंसर्न नहीं है उससे, वो सिर्फ देख रहा है, क्योंकि सऊदिया के अपने इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही जैसे कि हम लोग भी अपने इंटरनल मसाइल में फंसे हुए हैं। अगर कोई कहे जी कि हम अफगानिस्तान को फोकस कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ क्योंकि ISS जो है, मैं इसको 3 टुकड़ों में अफगानिस्तान में बांटता हूँ। एक ISS का ग्रुप ऐसा है जो कि अफगान तालिबान के साथ मिलके अटैक करता है अफगान आर्मी पे भी, नेटो फोर्सेस और अमेरिकन के भी। ठीक है। दूसरा ISS का ग्रुप वो है जो कि TTP की नई शक्ल है। अब वो TTP की नई शक्ल जो है वो ISS के झंडे तले आ रही है और वो करीब है ISIS खुरासान के। नहीं, खुरासान की तो बुनियाद मैंने कहा ना कि TTP के ही एक कमांडर जिसका नाम अब्दुल वली था, बिल्कुल, अल मारूफ खालिद उमर खुरासानी, उसने रखी। जमातुल अहरार वो भी अब ISS का हिस्सा। जमातुल अहरार तो हमारे बिल्कुल करीब अफगानिस्तान का जो तुरखम बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर गर्दी एक जगह है, उधर बैठे हुए थे। जिस तरह इंटरनेशनल फोर्सेस कहती हैं कि भाई हम तालिबान को सपोर्ट करते थे, हम तो उस एरिया में थे जहां हमारा अपना होल्ड नहीं था। बिल्कुल। ये तो ज़रब-ए-अज़्ज़ के बाद हम लोगों ने कंट्रोल किया, शवाल, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान, मीर अली, लद्दा, मकीन वगैरह। उससे पहले तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी भी बेबस थी, वो तो मुश्किल से वहाँ पे सरवाइव कर रही थी। ये तो APS के हादसे के बाद फिर ऐसा हुआ कि हम लोग कंट्रोल करते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, अच्छा, वो तो बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल। देखें ISS पे अब आप आ जाएं। ISS का एक ग्रुप वो है जो कि इनके खिलाफ लड़ता है, दूसरा ISS का ग्रुप वो है जो पाकिस्तान में अटैक करता है। ठीक है। जिसमें जमातुल अहरार भी है, बिल्कुल, TTP के लोग भी हैं,
और उसके अलावा एक और ग्रुप है, वो शफीक मैंगल ग्रुप जो है, उसमें पंजाबी तालिबान भी हैं। पंजाबी तालिबान भी है उसमें। शफीक मैंगल ग्रुप बलोचों का भी है, जिसका वो है लश्कर जंगवी अल आलमी। बिल्कुल। देखें, अभी तक हम 2 जगह पे कंट्रोल नहीं कर सके, एक हमारा KPK और एक हमारा बलोचिस्तान। ठीक, वहाँ आज तक आप लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। अच्छा, जो तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है ISIS का, ना वो नेटो के खिलाफ है, ना वो अमेरिकन के खिलाफ है, और ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा। वो ग्रुप एक जगह है कंदूज से आप जाएं ना बदख्शां की तरफ, बदख्शां और फैजाबाद के बीच में रास्ता आता है, उसको जगह है जुर्म और वरदूज, ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ। नो ताजिकिस्तान का बॉर्डर बहुत ऊपर है, वो वाखान है। हाँ, मैंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2-2.5 साल पहले फ्रांस 5 के साथ, तो मैं इस एरिया को विजिट किया हुआ मैंने सारा। तो वरदूज और जुर्म जो है ना, वो ISIS की बेस है। ठीक है। अच्छा, उसके जो उस वक्त कमांडर थे, अभी तो मुझे नहीं पता, वो थे अबू ज़र बर्मी। अच्छा, वहाँ पे आपको कौन कौन लोग मिलेंगे? उज़्बेक, सॉरी, चेचन, और आपको मिलेंगे अब्दुल शकूर तुर्किस्तानी ग्रुप, जो चाइनीज नहीं ETM वाले, बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रुप भी ISIS में है। मतलब वो खिचड़ी बनी हुई है। नहीं, उनका मेन टारगेट क्या है? चाइना को रशिया को एंगेज करना। ठीक है। जब चाइना रशिया एंगेज होंगे तो चाइना जो इतना शोर मचा रहा है CPEC, तो एक ग्रुप तो हो सकता है CIA फंडिंग कर रहा हो, आई डोंट नो। नहीं, आप बात कर गए हैं, आई डोंट नो, रहने देखें अभी आपने सवाल किया था जी कि रॉ फंडिंग करता है। नो, रॉ कभी डायरेक्टली आके फंडिंग नहीं करेगा। बिल्कुल। उनके बीच में मिडल मैन होते हैं। मैं जैसे तालिबान से गप लगा रहा होता हूँ, कहते जी एजेंट जो होते हैं, मैं कह फॉर एग्जांपल मैं CIA का हूँ, अगर मैं कहूँ कि अमीर साहब मैं आपके लिए इतना चंदा लाया हूँ इस्लामाबाद से इकट्ठा करके, या कराची से, लाहौर से, या पंजाब से, तो आप लोगे या नहीं? कहते मैं ले लूँगा। तो मैं कैसी तरह मुख्तलिफ मुल्क फंडिंग कर रहे होते हैं हम जैसे मिडल मैन के थ्रू। एग्जैक्टली, मतलब आप जो हो, फर्ज किया आप जो हो वो एम्बेसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी के साथ या किसी के साथ भी है, वो बेसिकली वो आपको दे रहा है, आप आगे जाके वो अमीर साहब को किसी को भी दे रहा हूं, भाईजान ये पैसे हैं, ये मैं मस्जिद, लेकिन आ तो उधर से ही रहे। देखें, आते मुख्तलिफ मुल्कों से, वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर विद इन द नॉन स्टेट एक्टर। बिल्कुल, मतलब दोनों। अच्छा, जैसे TTP फजलुल्लाह ग्रुप को कुन्नड़ में जो फंडिंग होती थी, लोग कहते हैं रॉ NDS करती थी, करती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस मस्जिद के आलिम का पता था जो मुअल्लिम था उधर, खतीब था, उसका राब्ता होगा NDS के साथ होगा। हाँ। फिर हुआ ये कि किसी ने उसको कत्ल कर दिया। अब वो किसी कौन है वो सब जानते हैं, वो हमारा होगा, हो सकता है। जब वो ब्रिज टूट गया, हाँ, तो फजलुल्लाह साहब कुन्नड़ में वो हेल्पलेस हो गए, भूखे मरने लगे। यस, क्योंकि फजलुल्लाह साहब का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक उनसे भी रहा। स्वात में जब वो थे मैं उधर ही होता था, 2007 से लेकर मैं चलता रहा उनके साथ। तो जब आप ब्रिज तोड़ दें तो फिर आप लाइन काट देते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि फजलुल्लाह साहब पे ड्रोन भी हो गया, तो हमारी बहुत सी चीज़ें मानी भी गईं। फिर उसके बाद एक और हादसा हुआ और हमारे लिए खुशखबरी थी कि अरफात मसूद और वो दूसरे जो 3-4 और लोग थे, अरफात मसूद था, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सब लोग पकड़े गए। फिर मौलवी फ़कीर मोहम्मद का पता चला जी, वो बाजोड़ वाले, वो भी पकड़े गए। वो सारे अफ़गानिस्तान के पास हैं। अब वो अफ़गानिस्तान के पास मेहमान की तरह है या मुलजिम की तरह, ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन उनकी कस्टडी में हैं। हाँ, वो शाहसवार या शाहवार मसूद एक है, मुझे नाम भूल रहा उसका, वो हकीमुल्लाह के बड़े क्लोज थे। फिर आपको पता है हमारे यहाँ भी हादसे होते हैं, जैसे कि एहसान भाग गया, हाँ, फिर वो तुर्की चला गया। अभी भी बहुत से इस पे हम डिटेल्ड प्रोग्राम, मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मोहम्मद राशिद साहब जो हैं ये मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे टीचर भी हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मैं इनको महीने में एक दफ़ा ज़रूर, अगर 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा आप चाय पीने आ जाया करें मेरे पास,
चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान पे डिटेल प्रोग्राम्स करेंगे और एक एक इशू को हाईलाइट करेंगे कि असल कौन में सी चीज अगर कैसे नाज़रीन चल को रही आपने इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं ये कहूँगा कि आपको सरदार दाऊद के दौर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ से स्टडी किया हुआ है। फिर मेरा ताल्लुक भी रहा, फिर मेरे पास अभी भी बहुत से अरब दोस्त हैं जो कि रशियंस के खिलाफ लड़ने आए। उस वक्त वो मुजाहिदीन कहलाते थे, लेकिन बाद उन्होंने इधर ही रहना शुरू कर दिया। उन्होंने पश्तून एलिमेंट्स में शादियां की, फिर वो यहीं रहना शुरू हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने जिहाद नहीं छोड़ा तो फिर वो अमेरिकन की तरफ से टेररिस्ट डिक्लेयर हो गए। उनमें बहुत से अरब्स हैं। और अब हुआ ये कि अगर आपने अफगानिस्तान को फोकस करना तो वहाँ से चलें। अभी जो मुझे अफगानिस्तान की बनती हुई शक्ल नज़र आ रही है तो मुझे तो वहाँ पे अमन दिखता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अमन होना अमेरिकन के नुकसान में है और चाइनीज़ और रशियंस के फेवर में है। अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो सी पैक का जो दूसरा फेज है पाकिस्तान के अलावा फॉर रशियन स्टेट्स एंड यूरोप, द मेन बैकबोन इज अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक। अब अफगानिस्तान को क्रश करने के लिए वहां पे इंस्टेबिलिटी होना मस्ट है, ताकि चाइना के और रशियंस के मफादात पूरे ना हों। एक्चुअली मैंने एक टीवी चैनल पे और भी कहा था कि इस एरिया में जहाद वगैरह तो नहीं है, दिस इज द वॉर ऑफ इकोनॉमी बिटवीन जॉइंट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जॉइंट्स हैं सबके, और जॉइंट्स कौन है? हम तो इतने तकड़े नहीं है पाकिस्तान के, हम लोग तो फैसिलिटेटर्स हैं। हाँ, यस यू कैन से। देखिए, जॉइंट्स कौन है? रशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका। बिल्कुल, ये लोग लड़ रहे हैं और पिस ये अवाम रही है, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो। बिल्कुल। देखिए, हम लोग, एक लफ्ज़ हुआ करता था भुट्टो साहब के दौर में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो हम वही हैं। और हमको ना 9 में ना 13 में, 9 में ना 13 में हमको इस्तेमाल किया जा रहा। कभी हम ज़ियाउल हक इस्लामाइजेशन ग्रुप के नाम पे इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी हम तालिबान के नाम पे हो जाते हैं, कभी मुजाहिदीन के नाम पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और हमारी गुर्बत से लोग खेलते रहेंगे। सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला फेज है, अफगानिस्तान पे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो मैं आपके साथ करूंगा, इंशाल्लाह। और मैं अपने नाजरीन को ये मैं बताता चलूं कि आने वाले वक्तों में मज़ीद प्रोग्राम्स होंगे और डिटेल के साथ प्रोग्राम्स होंगे। स्टे इन टच विद अस। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये किसी दोस्त ने बताया था कि ज़्यादा लंबी वीडियो लगाओगे तो कोई देखेगा भी नहीं, तो शायद इस वजह से मैं आपसे आज मादरत के साथ कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी वीडियोस हम लगाते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को छोटा छोटा करके तो उस टॉपिक पे ही बात करें। आपको हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद चाय पीने आना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मेरा नाजरीन से वादा है कि मैं इनको खुद इधर बुलाया करूंगा और लेके आया करूंगा और आपके साथ आपके सामने हम लोग बात किया करेंगे। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।